नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हिंदी के महामैराथन क्लास में आप पढ़ेंगे क्रिया। चलिए, हमारा क्रिया टॉपिक है, इसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्रिया होता क्या है। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहा जाता है। जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है? क्रिया हो रहा है। चलिए और इसे समझते हैं। इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, शब्दों से कार्य व व्यापार का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्या होते हैं? क्रियाएं कहलाते हैं। देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है, आप याद करना, आईएमपी में है। उसके बाद क्रिया के कितने भेद हैं ये आपको बताना है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं सकर्मक क्रिया होता क्या है, ये देखना है। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। देख सकते हैं उदाहरण, मैं लेख लिखता हूँ, सुरेश मिठाई खाता है, मीरा फल लाती है, भंवरा फूलों का रस पीता है। ये सभी क्रियाएं क्या हैं? सकर्मक क्रियाएं हैं। चलिए, हमारा अगला है अकर्मक क्रियाएं। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक नहीं होता है। जैसे देख सकते हैं उदाहरण है, राकेश रोता है, सांप रेंगता है, बस चलती है, इसका उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट है अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसको जानना है। आप देख सकते हैं अविकारी शब्द की परिभाषा इस प्रकार है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई न परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या विकारी शब्द कहा जाता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, अव्यय ऐसे शब्द को कहा जाता है जिसके रूप में वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे शब्द जो होते हैं मूल रूप में बने रहते हैं, क्योंकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता, इसीलिए जो है इसे अविकारी शब्द या अव्यय कहा जाता है। चलिए आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अव्यय के भेद कितने होते हैं। अव्यय में मुख्य 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है फर्स्ट क्रिया विशेषण, जिसे एडवर्ब कहा जाता है। सेकंड होता है संबंध बोधक, जिसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। तीसरा आता है समुच्चय बोधक, जिसे कंजक्शन कहा जाता है। और चौथा आता है विस्मय आदि बोधक, जिसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो चलिए इसको डीप में हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या है कैसा है। क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आप देख सकते हैं
यहाँ पर एग्जाम्पल है, राम धीरे धीरे टहलता है, राम वहाँ टहलता है, राम अभी टहलता है। इसको डीप में समझते हैं। इन वाक्यों में धीरे धीरे, वहाँ और अभी राम के टहलने की विशेषता बताते हैं। ये क्रिया विशेषण अविकारी विशेषण भी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, वह बहुत धीरे चलता है। इस वाक्य में बहुत क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह दूसरे क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बता लाता है। अगला है संबंध बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने वाले दूसरे शब्द से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर है, मैं विद्यालय तक गया। स्कूल के समीप मैदान है। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया। मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ। ये सभी क्या है? संबंध को दर्शा रहे हैं, इसलिए संबंध बोधक अव्यय है। उसके बाद आता है समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। यहाँ पर और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। उसी प्रकार छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। किरण और मधु पढ़ने चली गई। मजुला पढ़ने में तो तेज है, परंतु शरीर से कमज़ोर है। तुम जाओ कि मैं जाऊं। ऐसा टाइप का भी जो प्रश्न है, समुच्चय बोधक होता है। अगला होता है विस्मय आदि बोधक। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के प्रभाव का पता चलता है, उन्हें विस्मय आदि बोधक अवयव कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता, इसे घोतक भी कहा जाता है। विस्मय आदि बोधक अव्यय में एक विस्मय आदि का चिन्ह भी लगाया जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वाह, इसमें आप देख सकते हैं चिन्ह लगा है जो कि विस्मय आदि बोधक का है। क्या बात है। हाय, यह चल बसा। आह, क्या स्वाद है। अरे, तुम यहाँ कैसे। छिह छिह, यह गंदगी। तो ऐसे सभी क्या हैं? विस्मय आदि बोधक हैं। उसके बाद एक और होता है जिसे आपको बस जानना बस है, आप देख सकते हैं, जिसे निपात अव्यय कहता है। जो वाक्य में नवीनतम या चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल दिलाते हैं, उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, प्रशांत को ही करना होगा यह काम, सुहाना भी जाएगी, तुम तो सनम डूबोगे ही, सबको डुबाओगे। आप देख सकते हैं, ये सब एग्जाम्पल जो दिया भी वह निपात अव्यय का था।
चलिए हमारा तो अब देख सकते हैं अगला जो टॉपिक हो रहा है उसको देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वाक्य विचार। वाक्य विचार के बारे में जानते हैं कि वाक्य विचार होता क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, इसके कितने खंड हैं, आपको ये बताना है। शब्दों के सार्थक समूह को ही क्या कहा जाता है, कोई शब्द है उसके सार्थक समूह को ही वाक्य कहा जाता है, आप देख सकते हैं। या फिर नेक्स्ट परिभाषा है कि एक विचार को पूर्णतः से प्रकट करने वाले शब्द समूह को ही वाक्य कहते हैं, ये बताना है। या शब्दों का ऐसा समूह जिसे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए वह कहलाता है वाक्य। उसके बाद देखते हैं कि वाक्य के खंड के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि वाक्य के खंड कितने हैं। देख सकते हैं वाक्य के 2 खंड हैं, जिसमें फर्स्ट होता है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में विधान किया जाए, अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, राम दिल्ली जाता है। यहाँ पर क्या है, उद्देश्य हमारा क्या है, राम है, और इसमें राम एक क्या है, उद्देश्य है, देख सकते हैं, तो ये है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ सेकंड होता है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो विधान किया जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मोहन रोटी खाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाक्य में रोटी खाना विधेयक है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो कि इस प्रकार है, वाक्य के कितने तत्व होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाक्य के मुख्य कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व बताया गया है। वाक्य में अर्थ मुख्यतः 6 तत्व होते हैं, ये इसमें बताया गया है, जिसमें से आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। इसमें फर्स्ट होता है योग्यता। वाक्य में अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। उदाहरण जैसे गाय घास खाती है, ये क्या है, एक योग्यता की बात बता रहा है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, गाय घास पीता है, यह वाक्य जो है गलत है, क्योंकि गाय जो है घास खाती है, पीती नहीं। तो ऐसे टाइप का प्रश्न जो है योग्यता की बात करता है। उसके बाद आता है दूसरा आता है सार्थकता। वाक्य के अंदर सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे चाय वाय पियोगे, इसमें वाय सार्थक शब्द नहीं है, इसीलिए सही वाक्य चाय पियोगे ये होता है। उसके बाद जो है तीसरा आता है आकांक्षा। वाक्य की समाप्ति पर कोई जिज्ञासा नहीं रहनी चाहिए, ये बता रहा है आकांक्षा। एग्जाम्पल है, शाम के समय पुजारी करता है। इस वाक्य में एक जिज्ञासा है कि पुजारी क्या करता है, इसीलिए इसका सही है कि शाम को पुजारी पूजा करता है, ये है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं कि समीपता। वाक्य में बोलते व लिखते समय
समीपता रहनी चाहिए। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये इसमें आपको पता चल रहा है कि मैं कल क्या जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, ये बता रहे हैं हम, समीपता की बात है। इसके बाद पांचवा आता है अन्याय। वाक्य के सभी पदों में कर्ता और कर्म के अनुसार मेल होना चाहिए। उदाहरण है लड़की गीत गाता है, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि यह वाक्य गलत है, क्योंकि लड़की स्त्रीलिंग है, इसीलिए इसका सही होगा लड़की गीत गाती है कि ना गाता है, ये होगा। उसके बाद आता है छठवां पदक्रम। वाक्य में पदों का उचित क्रम होना चाहिए। जैसे वह पढ़ता है पुस्तक, यह उचित वाक्य नहीं है। सही वाक्य जो है वह पुस्तक पढ़ता है, यह सही वाक्य है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होता है, जिसमें कुछ तकनीकी समस्या के कारण जो है वीडियो को रोकना पड़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि रचना के आधार पर कितना होता है, 3 होता है, जिसमें फर्स्ट होता है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है राम फुटबॉल खेलता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, ये क्या है, सरल वाक्य है। उसी प्रकार आता है नेक्स्ट होता है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं मोहन स्कूल जाता है और पढ़ाई करता है, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। चलिए हमारा नेक्स्ट वाक्य जो है वह है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण खाने पीने का मतलब कि मनुष्य स्वस्थ बने, ये होता है। उसके बाद आता है अगला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम के होने का पता चले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण बच्चे पढ़ रहे हैं, गीता गाना गा रही है, ये क्या है, विधानवाचक वाक्य है। उसके बाद दूसरा आता है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम के ना होने का पता चले उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण बच्चे पढ़ नहीं रहे, निषेधवाचक वाक्य है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है
गीता गाना नहीं गा रही है, निषेधवाचक वाक्य है। उसके बाद तीसरा आता है प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, आप क्या कर रहे हो, ये प्रश्नवाचक है। क्या आप दिल्ली जाओगे, ये प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक वाक्य में जो है मेन इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क का। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट आता है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से मन की इच्छा, आशीर्वाद या स्तुति का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, काश मैं एक राजा होता। ये है। उसके बाद नेक्स्ट वाक्य होता है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी को आदेश या आज्ञा देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे खिड़की बंद कर दो, आज्ञा दे रहे हो। बैठ जाओ, आज्ञा दे रहे हो। उसके बाद आता है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह का पता चले उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, राम का स्कूल आना मुश्किल है, इसमें संदेहवाचक वाक्य है। शायद आज वर्षा हो सकती है, संदेहवाचक वाक्य है। उसके बाद आता है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक कार्य का होना दूसरे पर निर्भर करे उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, यदि मैं मेहनत करूंगी तो कक्षा में प्रथम आऊंगी। ये क्या बोल रहा है? संकेतवाचक वाक्य को दर्शा रहा है, क्योंकि वह मेहनत करूंगी बोल रहा है, उसके बाद फिर वह प्रथम आ जाऊंगी, मतलब संकेत दे रही है। उसके बाद नेक्स्ट है विस्मय आदि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह बेचारा मारा गया, वह क्या सजावट है, ये इसके एग्जाम्पल है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है लिंक। आप देख सकते हैं लिंक की परिभाषा। लिंक संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निशान। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति या स्त्री जाति का है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं पुरुष जाति में जो है बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाजा, कुत्ता, भवन, पिल्ला, भाई आदि जो हैं वो क्या है? पुल्लिंग है। उसी प्रकार जो है स्त्रीलिंग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की, हथनी, शेरनी, घोड़ी, खिड़की, कुतिया, माता, बहन आदि जो होते हैं स्त्री जाति
के होते हैं। उसके बाद होता है लिंग के भेद। इम्पॉर्टेंट यहाँ है लिंग के भेद। आप देख सकते हैं इसमें पुरुष होता है और स्त्री होता है। किसमें? आप जब हिंदी की बात कर रहे हैं तो यहाँ दो ही लिंग होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है स्त्रीलिंग और सेकंड होता है पुल्लिंग। ये जो होता है ये नपुंसक होता है। ये संस्कृत में 3 होते हैं, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। चलिए पुल्लिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। पुल्लिंग जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, हंस, बकरा, लड़की, आदमी, सेठ, मकान, लोहार, चश्मा, दुख, प्रेम, लगाव, खटमल, फूल, नाटक, पर्वत, पेड़, मुर्गा, बैल, भाई, शिव, हनुमान, शेर आदि। ये जितने भी नाम हमने बताए हैं वे सभी पुल्लिंग है। उसके बाद नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है क्या? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हंसनी, लड़की, बकरी, माता, रानी, जू, सुई, गर्दन, लज्जा, बनावट आदि जो हैं स्त्रीलिंग हैं। आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर जो है मिस प्रिंट हो गया था, जिसको सल्लग में हमने बोल दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा? लड़का होगा। चलिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात करें, जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कवि क्या है? पुल्लिंग है। अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करेंगे? कवित्री स्त्रीलिंग है। विद्वान है तो विदुषी होगा, नेता नेत्री होगा, महान का महती होगा, साधु का साध्वी होगा, दादा का दादी होगा, बालक का बालिका होगा, घोड़ा का घोड़ी, शिष्य का शिष्या होगा, छात्र का छात्रा होगा, बाल का बाला होगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार जो है धोबी है, धोबी से क्या बनेगा? धोबिन बनेगा। पंडित से पंडिताइन बनेगा। हाथी से हथनी बनेगा। आनी यानी यहाँ पर जो है बताया गया है कि पुरुष वाचक है, उसको स्त्री में कैसे चेंज करना है, यहीं से जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। अधिकतर देखो यहाँ पर है पंडित, और पंडित का क्या हुआ? पंडिताइन। हथनी का हिथनी होगा, ठाकुर का ठकुराइन, नर का मादा, पुरुष की स्त्री, युवक के युवती, सम्राट के सम्राज्ञी, मोर के मोरनी, सिंह के सिंही। इस तरह से आप देख सकते हैं आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से एक अवश्य देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ जो है आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ जो है देख सकते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होने वाले शब्द इस प्रकार है, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चित्रकार, पत्रकार, गवर्नर, लेक्चरर, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, प्रोफेसर, शिशु, दोस्त, बर्फ, मेहमान, मित्र, ग्राहक, प्रिंसिपल, मैनेजर, श्वास, मंत्री आदि
ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट वाक्य है, जो कि हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका जो वचन है, इस टॉपिक का वीडियो जो है हमारा अगला सेक्शन में मिलेगा। तो वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने वाणी में सुधार करूँगा आने वाले समय में। धन्यवाद।